सुप्रभात मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। 22 नवंबर 2023 को समसामयिक विषय पर आधारित करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर आज जानेंगे ऐसे कौन से क्वेश्चन है और क्यों है आपके लिए इंपॉर्टेंट, और करेंगे उनका डिटेल में एनालिसिस। तो चलिए सेशन की शुरुआत करें। जानते हैं आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है। आज 22 नवंबर, 21 नवंबर की भी बात करते हैं। विश्व टेलीविजन दिवस। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा टेलीविजन दिवस मनाने की घोषणा 21 नवंबर को करेगी। क्यों अपने लिए है महत्वपूर्ण। टेलीविजन के इतिहास में यह कह सकते हैं कि सूचना क्रांति के इस योगदान के अंदर इसमें सबसे अगर कोई बड़ा अभूतपूर्व योगदान रहा है तो किसका रहा है? टेलीविजन का रहा है। 90 के दशक में रामायण और महाभारत जैसी कथाओं को, सीरियल्स को घर घर तक पहुंचाने का अगर किसी ने काम किया तो टेलीविजन ने किया। तो हम सब जान सकते हैं कि टेलीविजन जो है हमारी जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। चलिए जान लेते हैं कि नवंबर का जो महीना है उसके अंदर कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट दिवस थे और उनको हमने मनाया। चलिए बात करते हैं 5 नवंबर को। 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस मनाया गया, जबकि 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, जबकि 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 13 नवंबर की बात करें तो विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है, जबकि 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस भी मनाया जाता है। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है, जबकि अंत में 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस भी मनाया गया। ये सारे के सारे जो दिवस है, जो इंपोर्टेंट जो डे थे, उनको हमने डिस्कस किया इस पहली स्लाइड के अंदर, और कभी भी ये सवाल किसी भी परीक्षा के माध्यम से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करें और जानते हैं पहला प्रश्न। अंतरदेशीय मत्स्य पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान के अंदर मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की मुहिम चलाई जा रही है। अब बात करते हैं कि विश्व के अंदर सबसे ज्यादा अगर मत्स्य पालन करता है तो वो कौन सा राष्ट्र करता है? नाम आता है उसका चीन। भारत की बात करें तो विश्व के अंदर मत्स्य पालन के अंदर लगभग 7 से लेकर के 8% के बीच में अपना योगदान देता है भारत। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। उत्तर प्रदेश राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार से, इस पुरस्कार से उसको नवाजा गया। आयोजन अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। यूपी में पिछले वर्ष 8.09 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर के इस वर्ष 9.15 लाख मीट्रिक टन का उन्होंने उत्पादन कराया। विश्व मत्स्य पालन की बात करें तो 21 नवंबर को ही मनाया जाता है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम जी रूपाला है, जबकि भारत का वैश्विक मछली उत्पादन के जो योगदान है वो लगभग 7.5% का है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक दो देश है, उसका नाम चाइना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इंडोनेशियाई मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट किस भारतीय गोल्फर ने जीता है? नाम आ जाता है गगनजीत भुल्लर का। गगनजीत भुल्लर जो है उनका ये 11वां खिताब था और भारतीय पेशेवर खिलाड़ी हैं, उन्होंने इस खिताब को जीता। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। गगनजीत भुल्लर है, ये उनका 11वां एशियाई टूर खिताब था। इंडोनेशियाई मास्टर्स की शुरुआत होती है 2011 में, जबकि पिछला खिताब बीते वर्ष इंडोनेशिया ओपन में भी इन्होंने यही जीता था। यह है गगनजीत भुल्लर और ये पेशेवर गोल्फर हैं और उन्होंने इस खिताब को अपने नाम किया। भारत के अगर अन्य कोई गोल्फर की बात करें तो जीव मिल्खा सिंह। जीव मिल्खा सिंह भी भारत के अन्य पेशेवर गोल्फर हैं और वो भी टूर्नामेंट जीतते रहते हैं। चलिए सेशन के बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं प्रश्न संख्या 3। हाल ही में किस राज्य में बकथोर्न फल को जीआई टैग मिला है? जियोग्राफिकल इंडेक्स। वर्तमान में काफी राज्यों ने इसके लिए आवेदन भी करते हैं और उनको मिलता भी है। इसी के क्रम के अंदर अभी जो बकथोर्न जो फल है उसको जीआई टैग मिला। अब आपसे पूछा जा रहा है वो किस राज्य से संबंध रखता है? उसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख और जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे पश्मीना शॉल और वहां का एक तुर्पी फल भी होता है, खीरमानी जिसको बोलते हैं, उसको भी जीआई टैग का दर्जा दिया गया है।
तो चलिए देखते हैं और कौन कौन से अन्य उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग का दर्जा मिला। तो लद्दाख का जो चौथा जीआई टैग है वो मिलता है अभी बख्तौन को। इससे पहले लद्दाख की पश्मीना की बात करी, खुरमानी है जो खुरबानी है इसको भी मिला था कार्प प्रजाति से। और लद्दाखी जो लकड़ी है नक्काशी को भी जीआई टैग का स्थान मिला है। अब जान लेते हैं कि अभी इस साल के अंदर कौन कौन से राज्यों ने ऐसे कौन कौन से उत्पाद जो थे उनके लिए आवेदन किया था और उनको जीआई टैग का दर्जा मिला है। बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी को जीआई टैग का दर्जा मिला। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध जो पश्मीना क्राफ्ट है उसको जीआई टैग का दर्जा मिला। तमिलनाडु के सलेम सागो को जीआई टैग का दर्जा मिला है, जबकि ओडिशा की रायगढ़ सोल को भी जीआई टैग का दर्जा मिला है। जम्मू कश्मीर के जो भद्रवा और राजमा के अंदर चावल के बारे में हम सब लोग जानते हैं उनको जीआई टैग का दर्जा मिला, जबकि रामबन के अंदर सुलाई शहद को भी जीआई टैग का दर्जा मिला है। असम के चोकवा चावल को भी जीआई टैग का दर्जा, जबकि कन्याकुमारी के मिट्टी केले और लौंग को भी जीआई टैग का दर्जा। तमिलनाडु के मान मुदराई मिट्टी के बर्तनों को भी जीआई टैग मिला है, जबकि तमिलनाडु के कुंभम अंगूर जिसको भी जीआई टैग का दर्जा मिला है। आप इस स्लाइड के माध्यम से देख रहे हैं सबसे ज्यादा नाम अगर रिपीटेशन हो रहे हैं तो हो रहे हैं तमिलनाडु राज्य की जीआई टैग को। और एक प्रश्न आपका यही भी बन जाता है, तमिलनाडु के पास में सबसे ज्यादा जीआई टैग उत्पादों का जो कह सकते हैं भंडार है वो सबसे ज्यादा भारत के अंदर किसके पास में है, तो तमिलनाडु के पास में। प्रश्न आपका यहां से भी बन गया। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। हाल ही में जयपुर के वैक्स म्यूजियम में किस भारतीय क्रिकेटर्स का वैक्स स्टैचू लगेगा? 765 रन वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी ने नहीं बनाए, ये रिकॉर्ड जाता है विराट कोहली के पास। इसके अलावा 50वां वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने अपना शतक लगाया, 49वां भी वर्ल्ड कप में लगा था उनका। विश्व के अंदर सबसे ज्यादा अगर शतक है उनका रिकॉर्ड किसके पास में है, तो वो सचिन तेंदुलकर का स्थान उन्होंने क्या कर दिया पीछे छोड़ करके और अपने नाम किया। 50 शतक वो वनडे के अंदर वो लगा चुके हैं। जबकि जब भी वर्ल्ड कप जो खेला गया था उसके अंदर सबसे ज्यादा जो रन बनाने का जो रिकॉर्ड है 765 रन वो भी इन्होंने ही बनाए, इसीलिए उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्होंने अपने नाम किया। आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, विराट कोहली। अब वैक्स म्यूजियम कहाँ है, तो ये जयपुर में है। यहाँ पर कौन कौन सी हस्तियों के इस प्रकार के स्टेच्यूज लगेंगे, जिसके अंदर कलाम साहब भी हो सकते हैं, सचिन तेंदुलकर भी है, अमिताभ बच्चन भी है, बहुत सारी ऐसी हस्तियां जिनके वैक्स म्यूजियम के अंदर उनको स्थान दिया गया। और उसी के क्रम के अंदर वर्ल्ड कप के अंदर जो उन्होंने अभूतपूर्व पारियां खेली, सबसे ज्यादा रन बनाए और देश के लिए सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूट करने का काम किया वो विराट कोहली ने किया। और इसी के लिए उनको यहाँ पे वैक्स म्यूजियम में भी उनको जगह मिली है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीज। विराट कोहली वनडे में 50 शतक लगाने वाली उपलब्धि में शामिल, वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे हैं। विराट कोहली 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी भाई बने 765 रन। सर्वाधिक विकेट लेने वालों की बात करें तो भारतीय संदर्भ में अगर बात करते हैं तो मोहम्मद शमी जिन्होंने 24 विकेट लिए। और इसके अलावा वैक्स म्यूजियम के अंदर 43 पोम जो मोम की जो प्रतिमा है ऑलरेडी वहां पे स्थित है, विद्यमान है और अभी उनको ये स्थान मिला है। चलिए आप देख सकते हैं इस तस्वीर के माध्यम से। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार के अभियान की शुरुआत करी है? आंसर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर हर बच्चे को या कह सकते हैं उनके जो मौलिक आधार है, उन मौलिक जितने प्रकार के जो कर्तव्य और जो अधिकार है उन्हीं से लेस करते हुए हर बच्चे को हर अधिकार देने की जो घोषणा करी है वो महाराष्ट्र सरकार ने करी है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें महाराष्ट्र ने करी है। अब मैं आपको बताता चलूं कि पूरे भारतवर्ष के अंदर महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, पुरुषों के लिए, समाज के लिए और कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से राज्यों के अंदर इस प्रकार की मुहिम चलाएगी, उसी की बानगी में हम देखते हैं स्लाइड के माध्यम से। और आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है कि आप यहां से कुछ देखते हैं तो आप पक्का आपको यहां से कुछ मिलने वाला है। अम्मा और बहनी योजना सिक्किम में, गृह आधार योजना गोवा में है, पीएम द्वारा विकासशील देशों में चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने की जो परियोजना है वो आरोग्य मैत्री के नाम से उसको जाना जा रहा है। जबकि हर घर गंगा जल कार्यक्रम का किस आयोजन किया गया है, बिहार ने किया गया। प्राण वायु देवता पेंशन योजना हरियाणा के द्वारा, जबकि क्रेच नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बना है कौन सा, हरियाणा। वन टैप वन ट्री अभियान चलाने वाला प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश बना है। जबकि केंद्र सरकार के द्वारा दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों के लिए शुरू की गई योजना मिशन वात्सल्य योजना, ये भी केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। जबकि आजादी के अमृत महोत्सव के समापन के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान की भी शुरुआत की गई जो 31 अक्टूबर को किया गया। जबकि मेरा बिल मेरा अधिकार योजना हरियाणा से संबंध रखता है।
और मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना है वो उड़ीसा सरकार के द्वारा संचालित की गई। ये देखिए आपने अन्य और राज्यों की योजनाएं जो वहां पे संचालित की जा रही हैं। हर बच्चा हर अधिकार जिसका संबंध महाराष्ट्र से, वहां से इसकी शुरुआत की गई है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 में कौन सा रहा? हेल्यूकिनेट एक वर्ड है जिसको इस डिक्शनरी में स्थान दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये क्या है। इसमें किसी को सूंघना, देखना और सुनना जो वर्तमान में विद्यमान ही नहीं है, जो इस लोक के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर जो चीज वर्तमान में है ही नहीं, उसी के बारे में आपने कल्पना करना, उसी का वर्ड एक अभी बनाया गया हेल्क्यूनेट। हेल्क्यूनेट को वर्ड ऑफ द ईयर की यहाँ के देखिए इसमें जगह दी गई है। बात कर लेते हैं इसके अलावा एक अन्य डिक्शनरी है जहां पे भी बहुत सारे वर्डों को जोड़ा गया, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी जोड़ा गया और उसके बाद में एक बेसबॉल को भी जोड़ा गया। और कोलिन्स एक डिक्शनरी है जिसके माध्यम से भी हम कुछ और चीजें जानेंगे। हेल्क्यूनेट का मतलब कुछ ऐसी ऐसी चीज को देखना, सुनना, महसूस करना या सूंघना जो अस्तित्व में ही नहीं है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का प्रकाशन जो है वो 1995 में किया गया, जबकि अभी मैं बात कर रहा था आपसे कोलिन्स डिक्शनरी के बारे में। वर्ड ऑफ द ईयर इस साल क्या क्या मिले? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के नाम से हम सब लोग जानते हैं, जबकि दूसरा है इसके जो जनक है एआई के वो कौन से? जैन मैकॉर्थी हैं। कोलिन्स डिक्शनरी में बेसबॉल जो है वो एक आक्रामक क्रिकेट के तौर पे इसका वर्ड का यूज किया जाता है और टेस्ट सीरीज में इसका यूज किया गया। पहली बार ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के एक जो बीच में सीरीज हुई थी उसी में बेसबॉल शब्द का उपयोग किया गया पहली बार। इसका संबंध किससे? क्रिकेट से। आक्रामक क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया थे और बनाम इंग्लैंड के अंदर मैच खेला गया। इसकी शुरुआत इंग्लैंड के द्वारा की गई टेस्ट क्रिकेट के द्वारा। तो अब आपने देखा कि कोलिन्स जो डिक्शनरी है उसके अंदर भी बेसबॉल और दूसरा कौन सा हो गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनको भी 2023 का जो डिक्शनरी था उसके अंदर वर्ड ऑफ द ईयर का खिताब उनको मिला, जबकि हेल्यूकिनेट एक वर्ड है जिसको भी अभी जो जगह है इसमें मिली है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। हाल ही में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी जिन्होंने लगातार तीसरी बार बेस्ट गोलकीपर की रेस में शामिल हुई और नाम जाता है उनका सविता पुनिया। इससे पहले 2 बार इस खिताब को वो जीत चुकी हैं। हॉकी से संबंध रखती हैं, हॉकी खिलाड़ी है और उनको इस बार लगातार तीसरे वर्ष भी इस किताब से उनको नवाजा जा रहा है। चलिए देख लेते हैं उनके बारे में कुछ अन्य चीजें। सविता पुनिया भारतीय हॉकी जो टीम है उसकी कप्तान है। पुरस्कार की शुरुआत 2014 से हुई। इससे पहले 2021, 22 और 23 उन दोनों को, अभी 21 में मिल चुका है उनको, 22 में उनको मिल चुका, अभी 30 जो 2023 है उसमें उनको नामित किया गया है। 2018 के अंदर उनको अर्जुन पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया, जबकि हाल ही में भारतीय महिला जो टीम थी उसने रांची में 7 साल के बाद में जापान को हरा करके और एशियन ट्रॉफी भी अपने नाम करी। आयोजक इसका है जो झारखंड रांची के अंदर हुआ था, 7वां सीजन था और 2016 के अंदर चीन को हराकर भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। बात कर लेते हैं हॉकी का जो अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय वो कहां पर स्थित है? तो ये पे कहां पे? स्विट्जरलैंड में। राष्ट्रीय खेल की भी बात करें, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? काफी कम लोगों को पता होता है क्योंकि हम सब किसको मानते हैं? क्रिकेट को। भारत का राष्ट्रीय धर्म कौन हो सकता है? क्रिकेट। अगर खिलाड़ी के तौर पे, क्रिकेट के तौर पे तो क्रिकेट होता है, हम सब लोग देखते हैं। जबकि राष्ट्रीय खेल कौन से है इसके? हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय जो खेल है उसका नाम है हॉकी। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार पहले के प्राप्तकर्ता कौन है? डॉक्टर माधवराज एस। उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मनोहर पर्रिकर कौन रहे हैं? मनोहर पर्रिकर एनडीए का जो पहला कार्यकाल रहा था 2014 से 19, उसमें वो रक्षा मंत्री के तौर पर भी उन्होंने काम किया और इससे पहले वो गोवा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और वो आईआईटीएन थे। उनके नाम से इस पुरस्कार की शुरुआत की गई है। तो डॉक्टर माधवराज एस को पहली बार मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। डॉक्टर माधवराज एस जो इसरो के अंदर यूआर सैटेलाइट सेंटर के अंदर वहां पे वैज्ञानिक रहे हैं। 5 लाख रुपए की राशि उनको प्रदान की जा रही है। माधवराज का ऐसा कौन सा योगदान रहा जिसकी वजह से उनको मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से उनको नवाजा गया? तो मैं आपको बताता चलूं कि चंद्रयान मिशन जो 3rd था उसका पासवर्ड डिसेंट प्रक्षेपण को डिजाइन करने वाले वैज्ञानिक थे वो माधवराज थे। यह पुरस्कार गोवा सरकार के द्वारा जो दिया जाता है 13 दिसंबर 2023 को मनोहर पर्रिकर की जयंती
को जो मनाया जाता है उसमें एनआईएम मनोहर पारिकर विज्ञान जो सेंटर है महोत्सव था, वहां पे उसको इस पुरस्कार से नवाजा गया। मनोहर पारिकर युवा जो पुरस्कार है उसके अंदर 106 आवेदन आए, जिसमें यहाँ पे सबसे जो है अव्वल जो स्थान मिला डॉक्टर माधव राज को मिला, और उसी की वजह से इस पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 9। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज खेलने के लिए कप्तान बनाया गया है? तो जब भी वर्ल्ड कप के अंदर भारत की जो हार हुई, उसके बाद में नई खिलाड़ियों की तैयार करने के लिए बीसीसीआई इस प्रकार के प्रयोग करता रहता है, और उसी के संदर्भ के अंदर अभी सूर्य कुमार यादव को T20 के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। स्काई के नाम से उनका दूसरा निकनेम है, और बड़े रिकॉर्ड्स हैं उनके पास में T20 के संदर्भ में देखी जाए तो। इस प्रकार उनको इस जो ऑस्ट्रेलियन जो सीरीज है उसके अंदर उनको कप्तान बनाया गया। हालांकि और 2-3 अन्य खिलाड़ियों को भी मौका दिया गया, जिसके अंदर ऋतुराज गायकवाड़ है, उनको भी इसमें मौका दिया गया जहां पे वो कप्तानी करने वाले हैं। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य फैक्ट्स। सूर्य कुमार यादव है, जबकि अभी यहाँ पे राहुल द्रविड़ ने वर्ल्ड कप तक यहाँ पे वो कोच रहे थे इंडियन क्रिकेट टीम के, जबकि अब जो है जगह किसने ले ली है? वीवीएस लक्ष्मण ने ले ली है इस T20 सीरीज में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है 5 T20 की सीरीज होने वाली है। कप्तान सूर्य कुमार यादव को बनाया गया, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ है उनको उप कप्तान बनाया जाएगा। श्रेयस अय्यर हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर 2 सेंचुरी बनाई थी अभी, और उनको भी आखिरी जो T20 के जो 2 कप्तान मतलब 2 मैच होंगे वहां पे ऋतुराज तो कप्तानी कर रहे हैं, 3 उप कप्तानी कर रहे हैं 3 मैचों में, जबकि 2 जो मैच होंगे उसके अंदर उनको श्रेयस अय्यर को भी उप कप्तान बनाया गया। पहला T20 मैच है वो विशाखापत्तनम 23 नवंबर को खेला जाएगा। इसके बाद तिरुवनंतपुरम 26 नवंबर, गुवाहाटी 28 नवंबर, रायपुर 1 दिसंबर, और अंतिम जो है वो T20 मैच होने वाला है वो होने वाला है भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से विख्यात कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 3 दिसंबर को ये आयोजित होगा। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 10। हाल ही में जोकोविच ने किसको हरा करके एटीपी फाइनल्स रिकॉर्ड 7वीं बार चैंपियन अपने नाम उन्होंने किया? सर्बियन खिलाड़ी हैं, और विश्व में उनकी जो टेनिस की जो रैंकिंग है उसके अंदर वो प्रथम है, नंबर 1 है। और एटीपी अभी जो टूर्स हुआ था उसके अंदर अभी तक जो रिकॉर्ड था वो 3 बार इस एटीपी टूर के कप को जीतना था, स्वर्ण पदक प्राप्त करना था, लेकिन ये एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने 7वीं बार एटीपी का जो फाइनल्स का रिकॉर्ड वो अपने नाम किया। अब पूछा जा रहा है आपसे सवाल कि वो उन्होंने किस खिलाड़ी को हरा करके और इस प्रकार का खिताब जीता? आंसर हो जाएगा जेनिक सिनर को हरा करके उन्होंने एटीपी फाइनल्स का रिकॉर्ड अपने नाम किया। चलिए देख लेते हैं उनके बारे में कुछ अन्य चीजें। जेनिक सिनर को हरा करके उन्होंने इस खिताब को अपने नाम करा। नोवाक जोकोविच 7वीं बार विजेता बने सर्बियन टेनिस खिलाड़ी हैं, सबसे ज्यादा टूर्नामेंट टाइटल जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं। टूर्नामेंट के इतिहास में किसी अन्य खिलाड़ी ने इसे 3 बार से अधिक नहीं जीता था, लेकिन ये कारनामा इन्होंने 7 बार तक कर चुके हैं। अभी तक 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं, बड़ी उपलब्धि इनके नाम से, और विश्व में इनकी रैंक जो है वो प्रथम है। इनके नाम पे अगर ग्रैंड स्लैम की बात करें तो 4 ग्रैंड स्लैम इनके नाम है। इसके अलावा जितनी भी जो प्रतियोगिताएं जो होती हैं, चाहे ओलंपिक की बात करें तब भी वो स्वर्ण पदक विजेता हैं। तो बड़े खिलाड़ी हैं, नंबर 1 रैंक पे। और एटीपी अभी जो टूर्स हुए थे उसके अंदर फाइनल में जेनोक सिमर को हरा करके उन्होंने इस खिताब को अपने नाम किया। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 11। हाल ही में विशाल गुप्ता को किस कंपनी द्वारा अपना सीईओ नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका फोन पे के अभी जो वर्तमान में सीईओ बनाए गए हैं उनका नाम क्या है? विशाल गुप्ता है। और आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसके अंदर पेटीएम है, वो भी हमारा यूपीआई का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। फोन पे तो है ही है, भारत पे का भी इस्तेमाल सरकार के द्वारा करा जा रहा है, सबसे ज्यादा इसको बढ़ावा और प्रोत्साहन के देने की भी बात करी जा रही है। जाकि जीपे भी, गूगल पे, उसके बारे में भी हम बात करते रहते हैं और इसको भी यूज करते रहते हैं। तो चारों के चार यूपीआई प्लेटफॉर्म है, बड़े प्लेटफॉर्म है। और आम तौर पे अपनी जो रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है, जिसके अंदर सब्जी खरीदने से लेकर के और फल खरीदने से लेकर के बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो इनके माध्यम से अपन संपादित करते हैं। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। फोन पे है, इससे पहले इन्होंने एमएनसी और अमेरिका की बड़ी कंपनियों के अंदर यहाँ पे उन्होंने ऑनलाइन काम करा है। और 2016 के अंदर उन्होंने फोन पे को ज्वाइन करा था। और फोन पे में अभी सबसे ज्यादा कर सकते हैं इंडस जो ऐप स्टोर लेकर के आए, उसमें डेवलपर की भूमिका निभाने वाले और प्लेटफॉर्म पे इन्होंने जो काम करा इन्हीं की देखरेख में हुआ। इंडस पे जो ऐप स्टोर है वो सभी एंड्रॉइड ऐप जो डेवलपर्स हैं वहां की स्व सेवता ये होती है। और इसके अलावा
अपलोड करने के लिए आमंत्रित करता है। इस प्रकार का भी इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसी की कुशलता के जरिए इसको देखा गया और वर्तमान में इनको सीईओ भी बना दिया गया है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। हाल ही में किस देश ने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट वोगोस की मेजबानी करने वाला जो अगर राष्ट्र है उसका नाम होता है कौन सा? नई दिल्ली के अंदर भारत है, और यहां पे उन्होंने इस चीज की मेजबानी करी है। वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की शुरुआत हुई और उसके अंदर मेजबानी करने वाला देश भारत बना है, और वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट का सेकंड सम्मेलन था। 130 देशों ने इसमें भाग लिया। उद्देश्य इस शिखर सम्मेलन के उद्देश्य महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना और वैश्विक दक्षिण सहयोग में भी आपस में बढ़ाना। थीम क्या है? एक साथ सबके विकास के लिए सबके विश्वास के साथ में अपने को काम करना। पहला शिखर सम्मेलन जो मैं आपको बता चुका हूं 12 और 13 जनवरी 2023 को हुआ था। ग्लोबल साउथ शब्द का प्रयोग पहली बार 1969 में एक वामपंथी अमेरिकी लेखक के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। कौन सा? वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट का, जिसके अंदर ग्लोबल साउथ की बात करी गई। तो सबसे पहले 1969 में एक अमेरिकी लेखक थे जो वामपंथी विचारधारा से थे, उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था पहली बार। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। भारत और किस देश ने इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हैंडशेक किया है दोनों देशों ने? आंसर हो जाएगा इसका अमेरिका। अमेरिका और भारत ने दोनों ने इनोवेशन हैंडशेक नाम की एक जो है वो शुरुआत करी है, जिनके अंदर भारत और अमेरिका दोनों ही इसके अंदर क्या है काम करने वाले हैं। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। अमेरिका ने किया है, भारतीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिका के वाणिज्य मंत्री जीना रायमंडो के बीच ये हुई है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है सबसे अभी वर्तमान में बात करी जा रही है अगर इनोवेशंस की, तो स्टार्टअप के बीच में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जून 2023 में इसका पूर्वावलोकन करा गया। भारत और अमेरिका के सिएटल में वाणिज्यिक दूतावास अभी वर्तमान में खोला जाएगा। इससे पहले ऑलरेडी वहां पे वाणिज्यिक दूतावास तो चल ही रहे हैं, लेकिन अभी सिएटल के अंदर इसकी शुरुआत और की गई है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 78.31 बिलियन डॉलर का हम क्या करते हैं उनके साथ में व्यापार करते हैं, और सबसे ज्यादा निर्यात आधिक्य की जो बात करते हैं, सबसे ज्यादा भारत अगर किसी को निर्यात करता है तो अमेरिका ही है। जबकि आयात की बात करें तो हमारा जो व्यापार घाटा है वो सबसे ज्यादा चाइना के साथ में ही होता है, जहां पे हम आयात तो ज्यादा करते हैं लेकिन निर्यात उसी कैपेसिटी के तौर पर नहीं कर पाते हैं। भारत का सबसे बड़ा निर्यात अमेरिका तो है, और भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 की जो वार्ता थी वो कहां पे आयोजित हुई थी? वो हुई थी भारत में। और यहाँ पे किस किस ने इसमें भाग लिया? तो रक्षा मंत्री और साथ में विदेश मंत्री। अगर 2+2 की वार्ता की जिक्र अभी हो रहा है तो उसके अंदर भारत किसके साथ में करता है? तो करता है सबसे पहले रूस के साथ में भी करता है, अमेरिका के साथ में भी करता है, जापान के साथ में भी करता है, और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी करता है। तो 2+2 की वार्ता हम 4 देशों के साथ में करते रहते हैं। हाल ही के अंदर 10 नवंबर को रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री जोइन के ऑस्टिन और एंटली ब्लिंकन, ये विदेश मंत्री हैं, इन्होंने भारत का दौरा किया था। चलिए जान लेते हैं प्रश्न संख्या 14। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जो स्थान है वहां पे ब्रज रथ उत्सव मनाया गया है? तो ब्रज की अगर बात होती है तो सबसे पहले अपने स्थान कहां से आता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ब्रज नाम की कोई जगह है जहां पे भगवान कृष्ण की जन्मभूमि और उनके आसपास के जितनी भी इन्होंने अलौकिक जो चीजें करी थी, तो नाम आ जाता है कौन सा? मथुरा। तो मथुरा के अंदर ब्रज रज उत्सव जो है वो मनाने की शुरुआत इन्होंने करी, और इससे पहले हेमा मालिनी वहां की सांसद, उन्होंने भी इस चीज की शुरुआत ऑलरेडी पहले से कर दी थी। अब जब ब्रज की बात हो जाए और कृष्णा की अगर बात हो जाए तो उनके भक्तों की भी बात करना जरूरी होगा। संत मीराबाई भारत के इतिहास के अंदर जिस प्रकार कह सकते हैं कि अभी तो आधुनिक भारत चल रहा है, जबकि मध्य भारत के अंदर जहां पे पुरुषों समाज का बोलबाला था, वहां उस समय पे मीराबाई ने भक्ति के नाम से अलग जगाई और ऊंच नीच का उन्होंने परवाह ना करते हुए और भगवान की जो भक्ति थी उसके अंदर वो रम बस गई थी, और उसके बाद यही सारी चीजें शुरू हुई। तो सबसे पहले भक्त शिरोमणि मीरा देवी जी का नाम जब लिया जाता है, राजस्थान से इनका संबंध है, संत मीराबाई उत्सव की जयंती को चिन्हित करते हुए इस प्रकार की शुरुआत की गई। पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मीरा जी के जीवन पर आधारित नृत्य वाटिका आयोजित की गई। प्रतिवर्ष आश्विन मास की शरद पूर्णिमा के अवसर पर मीराबाई जयंती मनाई जाती है।
मीराबाई की जयंती का सम्मान करने के लिए यूपी ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा हेमा मालिनी अभिनीत 1982 की फिल्म मीरा की स्क्रीनिंग का भी आयोजन वहां पे किया गया। इसके अलावा शुभ लक्ष्मी अभिनीत 1947 के अंदर भी मीरा का प्रदर्शन फिल्मों के माध्यम से हो चुका है। तो अपने आप में बड़ी बात है कि ब्रजरस उत्सव जो उत्तर प्रदेश का एक शहर है मथुरा, मथुरा को भगवान कृष्ण की नगरी माना जाता है। वहां पे उन्होंने कंस का वध किया और वृंदावन उनका जहां पे उन्होंने अपना बचपन गुजारा, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। चलिए जान लेते हैं आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। और आज के सेशन का अंतिम जो प्रश्न है वो है एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंध रखता है। तो एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर का जो मिशन का जो संबंध है वो कौन सा, ईएसए के द्वारा है। एक स्पेस कंपनी है और संबंध इसका रसिया से है। इसके बारे में कुछ चीजें जान लें, देखते हैं। ईएसए है रूसी अंतरिक्ष एजेंसी, रोसकॉस्मोस स्टेट कॉर्प है और ये एक रशियन एजेंसी है। इस मिशन के तहत अंतर्गत रोसगेल्ड फ्रैंकलिन नामक एक रोवर मंगल ग्रह की सतह पर उतारा जाएगा और उद्देश्य मीथेन और अन्य वायुमंडलीय गैसों की बेहतर समझ हासिल करना है जो छोटी सांद्रता और वायुमंडल के 1% से कम के अंदर क्या है आपस में मौजूद हैं। तो आज आपने जाने 22 नवंबर 2023 को समसामयिक विषय पर आधारित करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके एग्जाम्स के लिहाज से वो काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और इसी के संदर्भ के अंदर ये सारे के सारे प्रश्न आपके काम में आने वाले हैं। तो बने रहिए प्रकाश एजुकेशन आपके साथ में। जय हिंद, जय भारत।